बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल से मुराद क्या है? जी, बाय सॉल्विंग अ ट्रायंगल वी मीन टू फाइंड अननोन एलिमेंट्स बाय नोन एलिमेंट्स। अभी तक हम एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखा। सवाल यह है कि क्या ट्रायंगल सिर्फ राइट होती है? द आंसर इज नो। अ ट्रायंगल विच इज नॉट राइट इज कॉल्ड एन ऑब्लिक ट्रायंगल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उन लॉज और फार्मूलाज की बात करेंगे जो किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए नहीं, किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ साइंस की। लॉ ऑफ साइंस क्या है, इसे जानने के लिए हम पहले रिकॉल करेंगे अ ट्रायंगल विद यूजुअल नोटेशंस। आपको याद है यूजुअल नोटेशन क्या था? जी, एंटी क्लॉकवाइज ABC, वर्टेक्स ए के साथ बनने वाला एंगल क्या है? जी, ग्रीक लेटर्स में हम उसे कहते हैं अल्फा। वर्टेक्स बी के साथ, जी बिल्कुल आपको याद है, इट इज बीटा। और वर्टेक्स सी के साथ जो बनता है एंगल, हम उसे कहते हैं गैमा। अब अगर बात की जाए साइड्स की, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड क्या कहलाती है? जी, आपको याद है, इट इज कॉल्ड स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के अपोजिट स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के अपोजिट स्मॉल सी। दिस इज ट्रायंगल विद यूजुअल नोटेशन, और ये किसी भी ट्रायंगल को आप इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। लॉ ऑफ साइंस क्या है? फॉर एनी ट्रायंगल ABC with usual notations, we have A over sine of alpha is equal to B over sine of beta is equal to C over sine of gamma. This is called law of science. अब ये लॉ ऑफ साइंस की बेसिक फिलॉसफी क्या है, यानी ये क्या कह रहा है आसान अल्फाज में? जरा देखिए कि ए और अल्फा का आपस में ताल्लुक क्या है। जी, ये है ए और इसका अपोजिट एंगल है अल्फा। यही ताल्लुक बी और बीटा में है, बी और उसका अपोजिट एंगल बीटा, और यही ताल्लुक सी और गैमा में है। अब ये इनफैक्ट 3 रेशोज हैं। अब ये रेशो क्या कह रही है? रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ अ साइड एंड साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, और ये भी उसी लॉजिक पर रेशो है और ये भी उसी लॉजिक पर रेशो है, यानी ये रेशोज इक्वल हैं, ये रेशोज कांस्टेंट रहती हैं। अगर हम फिलॉसफी की बात करें, अगर उसे लिखा जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट the ratio between any side of a triangle and sine of its opposite angle remains कांस्टेंट। ये है स्टूडेंट्स इस लॉ की बेसिक फिलॉसफी। इस लॉ को रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर सी।
स्टूडेंट्स आइए इस लॉ को ड्राइव करते हैं। Refer to any triangle ABC with usual notations. स्टूडेंट्स आप जरा सोचें कि ये लॉ फर्स्ट टाइम कैसे ड्राइव हुआ होगा, यानी मैं आपको बैक इन हिस्ट्री लेकर जा रहा हूं। सबसे पहले मैथमेटिशियंस के सामने आई राइट ट्रायंगल। उन्होंने राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखी, राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखा। उन्होंने राइट ट्रायंगल के बारे में दो फार्मूलाज ड्राइव किए, दो कॉन्सेप्ट्स इनफैक्ट ड्राइव कर लिए, एक पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और उसके रेसिप्रोकल्स। इन दो कॉन्सेप्ट्स की मदद से उन्होंने राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना सीख लिया। राइट ट्रायंगल के बाद उनके सामने आ गई ऑब्लिक ट्रायंगल, यानी अ ट्रायंगल विच इज नॉट राइट। अब उन्होंने ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए राइट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स को यूज करने की कोशिश की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्लिक ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया। जरा सोचें कि इस ऑब्लिक ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि हम इसको भी समझ सकें। जी आपके जहन में आइडिया आ रहा होगा कि अगर हम किसी वर्टेक्स से, मिसाल के तौर पर वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बनेगी। आप किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दो राइट ट्रायंगल्स बना सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि उन्होंने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट को नाम दिया गया डी का, और ये भी 90 डिग्रीज और ये इधर भी 90 डिग्रीज। अब ऑब्लिक ट्रायंगल में यहां पर दो राइट ट्रायंगल्स आपको नजर आ रही होंगी। एक राइट ट्रायंगल है ADC और दूसरी राइट ट्रायंगल है DBC। ये जो कंस्ट्रक्शन की हमने CD, इसको नाम देते हैं H1 का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे H से डिनोट क्यों किया। द आंसर इज दिस इज बेसिकली height of this triangle if AB is considered as base। अगर AB बेस है तो ये एक हाइट है। 1 इसलिए मैंने कहा कि ये इसकी एक हाइट है, इस ट्रायंगल की और हाइट्स भी हैं। कैसे? अभी हमने वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है साइड AB पर। अगर हम साइड BC को बेस कंसिडर करें और वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो एक दूसरी हाइट होगी, और इसी तरह वर्टेक्स B से अगर हम AC साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो तीसरी हाइट होगी। यानी एक ट्रायंगल की टोटल 3 हाइट्स होती हैं। हमने H1 अभी कंसिडर की, H2 और H3 भी कंसिडर की जा सकती थी। स्टूडेंट्स H1 फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या करेंगे? H1 किस राइट ट्रायंगल का हिस्सा है? अपने एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 के कॉन्सेप्ट्स को सामने ले आए। H1 किस राइट ट्रायंगल का हिस्सा है? आपको नजर आ रहा होगा कि H1 राइट ट्रायंगल ADC और राइट ट्रायंगल DBC दोनों का हिस्सा है। आप दोनों राइट ट्रायंगल्स में इसे पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से फाइंड आउट करने का सोच सकते हैं। यानी यहां पर दो रास्ते थे उस वक्त भी मैथमेटिशियंस के पास, या वो पाइथागोरस थ्योरम की तरफ चले जाए या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाकर देखते हैं। दोनों रास्ते सही हैं। चले मैं आपको बता देता हूं।
अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से H1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम चले जाएंगे लॉ ऑफ साइंस की जानिब, यानी वो उस वक्त बैक इन हिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए जब कंक्लूजन पर पहुंचे एंड पर, तो उनके सामने जो एक्सप्रेशन आया वो ये था और उन्होंने इसे दे दिया नाम लॉ ऑफ साइंस का। और पाइथागोरस थ्योरम की बेस पर जब वो चल पड़े और उनके सामने एक कंक्लूजन सामने आया और उन एंड पर एक कंक्लूजन जो सामने आया उन्होंने उसे नाम दे दिया लॉ ऑफ कोसाइंस का, चूंकि उसमें कोसाइंस नजर आ रहे थे। ये था उस वक्त जो हुआ। आइए हम H1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन we have CD perpendicular to AB. Let CD is equal to H1. To find H1, consider right triangle ADC. हम दोनों राइट ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। पहले कंसिडर करते हैं एडीसी को। एडीसी में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से H1 फाइंड आउट करना है तो जरा देखें कि पहले H1 का रोल क्या है इस राइट ट्राइंगल में। जी, H1 का रोल, अल्फा हमारे पास एंगल है इस राइट ट्राइंगल में। अल्फा के रेफरेंस से H1 परपेंडिकुलर और हमारे पास मौजूद है ये साइड, राइट ट्राइंगल के अपोजिट साइड ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज की मदद से। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? जी, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। पहले वर्ड आ रहा है सम, एस फॉर सम एंड एस फॉर साइन। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H1 ओवर हाइपोटेन्यूज B। यहां से H1 की वैल्यू B इंटू साइन ऑफ अल्फा, इसे नाम दे दें 1 का। अब दोबारा H1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूजिंग राइट ट्राइंगल DBC। नाउ कंसिडर राइट ट्राइंगल DBC। अब DBC में हमारे पास एंगल है बीटा, बीटा के अपोजिट साइड है H1, यानी ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास मौजूद A। क्या करेंगे? अगेन साइन, हम यहां लिखेंगे साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू H1 ओवर A। यहां से H1 की वैल्यू A इंटू साइन ऑफ बीटा, इसे नाम दे दिया 2 का। स्टूडेंट्स, H1 की दो वैल्यूज आ गई। क्या करें? जी, H1 की दो वैल्यूज को अगर आप इक्वेट कर दें तो H1 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ये भी H1 के इक्वल और ये भी H1 के इक्वल। हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। H1 एलिमिनेट हो जाएगा और H1 हमने इंट्रोड्यूस करवाया था बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें हमारे गिवन एलिमेंट्स जो यूजुअल नोटेशन के मुताबिक थे वही वापस आ जाएंगे। इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग टू वैल्यूज of H1 we have, ये टू वैल्यूज ऑफ H1 हम इक्वेट करते हैं। एक वैल्यू है A इंटू साइन ऑफ बीटा और दूसरी वैल्यू है B इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब फिर अगर मैं बात करूं बैक इन हिस्ट्री की, राइट ट्राइंगल्स को यूज किया ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। ये एक एक्सप्रेशन सामने आया। अब इस एक्सप्रेशन को एक प्रॉपर रिदम में लाने के लिए, ताल्लुक एक खास देखने के लिए,
ए का अल्फा के साथ चूंकि एक ताल्लुक पाया जाता है यूजुअल नोटेशंस के मुताबिक, साइन अल्फा को ए के डिनोमिनेटर के तौर पर लिखा और साइन बीटा को बी के डिनोमिनेटर के तौर पर लिखा। तो ये एक फैक्ट सामने आया, ये दो रेशियोज इक्वल नजर आई। अब इसी पैटर्न पर किसी दूसरे वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया और फिर दो राइट ट्राइंगल्स बनाई गई, तो इसी तरह की एक और इक्वेशन सामने आई, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। एक और इक्वेशन क्या आ सकती है जी, देयर आर टू ऑप्शंस, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा, या a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। डिपेंड करता है कि आपने कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इन दो इक्वेशंस को, यानी एक इक्वेशन j और एक और इक्वेशन जो बाद में बनाई गई, दो इक्वेशंस को जब कंपेयर किया गया, देखा गया, तो उनके सामने ये लॉ ऑफ साइंस ड्राइव हुआ, इवॉल्व हुआ। आइए हम भी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं। आप जरा देखें, हमने जब वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आई, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की सूरत में। अब अगर हम ये इक्वेशन लाना चाहें तो हमें किस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए? जरा देखें, C से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ना C का जिक्र ना गैमा का जिक्र। अब हम चाहते हैं कि A और अल्फा का जिक्र ना हो, तो इसका मतलब जी, जब C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो C और गैमा नहीं आए। अब A और अल्फा नहीं आने चाहिए तो हम वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और वर्टेक्स A से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो अपोजिट साइड BC पर ड्रॉप होगा। तो आइए ये काम भी करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन अगेन। नाउ अगेन कंस्ट्रक्शन। यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए, इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं। अब साइड BC को मैं हॉरिजॉन्टली आपको दिखाऊंगा। ये साइड BC स्टूडेंट्स, ये साइड। अब वर्टेक्स A टॉप पर, यहां पर, और इस तरह से ट्रायंगल। वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट को नाम दे दिया E का और इसे H2 का। ये एंगल बीटा, ये एंगल गैमा। ये साइड है B और ये साइड है स्मॉल c। अब दोबारा वही कहानी शुरू हो जाएगी। अब हम H2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दो राइट ट्राइंगल्स की मदद से। एक राइट ट्राइंगल होगी BEA और एक राइट ट्राइंगल होगी ECA। नाउ अगेन कंस्ट्रक्शन। AE perpendicular to BC, let AE is equal to H2. To find H2, consider right triangle BEA। अब BEA राइट ट्राइंगल में हमारे पास है बीटा। इस बीटा के रेफरेंस से ये साइड है परपेंडिकुलर H2 और हमारे पास मौजूद है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की मदद से हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, अगेन यूजिंग साइन। साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी H2 ओवर C। H2 की वैल्यू यहां से आ गई C इंटू साइन ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स,
यहां पर हमें एक इक्वेशन मिली थी, उसका नाम हम यहां पर असाइन कर देते हैं। हमारे पास 1 2 और ये 3 का नाम इसे दे देते हैं। अब हमारे पास जो H2 की वैल्यू आई, इसे नाम दे देते हैं 4 का। H2 की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ कंसिडर राइट ट्रायंगल ECA। अब ECA में हमारे पास एंगल है गैमा। साइन ऑफ गैमा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ECA साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू H2 ओवर B। H2 की वैल्यू B इंटू साइन ऑफ गैमा, ये हमारे पास आ गई 5th इक्वेशन। स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज आ गई H2 की। अगेन जिस तरह हमने H1 के लिए किया था, इक्वेटिंग टू वैल्यूज ऑफ H2। we have B into sine of gamma is equal to C into sine of beta। B और बीटा का चूंकि आपस में ताल्लुक है, C और गैमा का आपस में ताल्लुक है अपोजिट होने का, सो हम B का डिनोमिनेटर बनाते हैं साइन बीटा और C का डिनोमिनेटर बनाते हैं साइन गैमा, और इसे नाम देते हैं इस इक्वेशन को 6th का। अब दो इक्वेशंस हमने बना ली, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6। इक्वेशन 3 में क्या है, A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। अब B ओवर साइन बीटा इक्वल है C ओवर साइन गैमा के, तो हम क्या कहेंगे, चलें आसान अल्फाज में बताता हूं। अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो तीनों का आपस में क्या ताल्लुक होगा। अगर कामरान बराबर है वकार के और वकार बराबर है शाहिद के, यानी उम्र की अगर हम बात करें, तो फिर तीनों की उम्र का हम आपस में क्या ताल्लुक कहते हैं जी, कामरान और वकार की उम्र बराबर, वकार और शाहिद की उम्र बराबर, तो फिर तीनों की उम्र आपस में क्या हुई जी, तीनों की उम्र बराबर होगी। यहां पर A ओवर साइन अल्फा बराबर है B ओवर साइन बीटा के, B ओवर साइन बीटा बराबर है C ओवर साइन गैमा के। सो हम इसे कहते हैं मैथ्स में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी we have A over sine of alpha is equal to B over sine of beta is equal to C over sine of gamma by 3, ये इक्वेशन 3 एंड 6। हवाला भी दे दिया कि हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किन इक्वेशंस पर किया है। स्टूडेंट्स, ये हमारा लॉ ऑफ साइंस प्रूफ हुआ। हमने B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा यहां पर दूसरी इक्वेशन बनाई। हम ये भी कर सकते थे A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। उस सूरत में A जो था वो दोनों तरफ रेफरेंस बन जाता। स्टूडेंट्स, ये प्रूफ तो हुआ एंड। अब हमें देखना है कि इस लॉ की वेरिएशंस क्या है, यानी हम इस लॉ को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस लॉ की वेरिएशंस की। जिस तरह हमने इसे ड्राइव किया उसी अंदाज में इसे ब्रेक करके लिखा जाता है, यानी इसका जो यूज है इनफैक्ट वो उन ब्रोकन सेगमेंट्स की सूरत में होता है। फर्स्ट वन A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। सेकेंड हम कह सकते हैं
b over sine beta is equal to c over sine of gamma. And third one is a over sine alpha is equal to c over sine gamma. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये लॉ कब यूज किया जाता है। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा हर वेरिएशन को। आप अगर देखें हर वेरिएशन में कितने एलिमेंट्स हैं? जी, देयर आर 4 एलिमेंट्स, 1, 2, 3 और 4। इस तरह हर एक में 4 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आमतौर पर हम फार्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब उसमें एक चीज हमें अननोन हो और बाकी सारी नोन हो। आप जानते हैं फिजिक्स में भी मैथ्स में भी फार्मूला यूज करने का बेसिक प्रिंसिपल आमतौर पर यही है कि एक चीज अननोन हो जो हमें फाइंड आउट करनी है और बाकी सारी वैल्यूज नोन हो। अब यहां पर 2 साइड्स हैं, 2 एंगल्स हैं हर वेरिएशन में। 3 चीजें हमें मालूम होनी चाहिए और एक हमें मालूम करनी होगी। अब जब 2 साइड्स हैं, 2 एंगल्स हैं, तो क्या सूरतें बनती हैं 3 एलिमेंट्स के नोन होने के लिए? जी, 2 साइड्स और एक एंगल या 2 एंगल्स और एक साइड। यह सिचुएशन बनती है इस लॉ को यूज करने की। अब वो साइड्स और एंगल्स भी कौन से हैं, यह भी खास एहतियात है। 2 साइड्स और उन दोनों में से किसी एक का अपोजिट एंगल, या 2 एंगल्स और उन दोनों में से किसी एक की अपोजिट साइड अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम 4th एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इन दोनों बातों को अल्फाज में लिखते हैं। When to use? If 2 sides and an opposite angle of 1 is given। अगर 2 साइड्स और दोनों में से किसी एक का अपोजिट एंगल गिवन हो तो सेकंड एंगल फाइंड आउट करने के लिए नंबर 2, if 2 angles and an opposite side of 1 is given। स्टूडेंट्स, ये तो होगी वो सिचुएशंस के जिनमें आपको इस लॉ को यूज करना है। अब आपको वो सिचुएशन भी बताता हूं कि जिसमें इस लॉ को यूज नहीं करना। खास तौर पर याद रखिएगा, रिमेंबर डोंट यूज लॉ ऑफ साइंस to find an obtuse angle। obtuse angle किसे कहते हैं? जी, एक ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो। थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्रीज ऑफ अ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, याद रखें, लॉ ऑफ साइंस को कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं करना। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो एंगल हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये ऑब्ट्यूज हो सकता है? तो इसके लिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद रखें। वो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लिख रहा हूं। The greatest angle of a triangle will be opposite to
ग्रेटेस्ट साइड, किसी भी ट्राइंगल का जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो ग्रेटेस्ट साइड का अपोजिट एंगल होगा, और इसी तरह से जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड का अपोजिट एंगल होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखें। अब जरूरी नहीं है कि आप ग्रेटेस्ट एंगल देख रहे हो कि ये जो एंगल हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, चूंकि ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा, चूंकि जो साइड है वो ग्रेटेस्ट है तो इसका अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा। जरूरी नहीं कि वो ऑब्ट्यूज भी हो, लेकिन आप ग्रेटेस्ट एंगल ही फाइंड आउट ना कीजिएगा। एक एग्जांपल के जरिए, एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको ये बात समझाता हूं। फर्ज करें कि ए की वैल्यू हमारे पास है 30, बी की वैल्यू है 20, बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्रीज। यानी जो आपको दो सिचुएशंस मैंने बताई हैं उनके मुताबिक लॉ ऑफ साइंस यूज हो सकता है। दो साइड्स हमें गिवन है और एक साइड का अपोजिट एंगल गिवन है। सिचुएशन के मुताबिक जो मैंने आपको दो सिचुएशंस बताई, इफ टू साइड्स एंड एन अपोजिट एंगल ऑफ वन इज गिवन, यू कैन यूज इट। आपका दिल चाहेगा कि आप लॉ ऑफ साइंस यूज कर लें, लेकिन जरा गौर करें, ए इज ग्रेटर देन बी। ए के अपोजिट एंगल है अल्फा, जो कि आप फाइंड आउट करने के लिए चले जाएंगे। अब अल्फा जो है वो बीटा से ग्रेटर होगा, चूंकि ए ग्रेटर है बी से। अब अल्फा हो सकता है कि ऑब्ट्यूज एंगल हो, मैंने कहा हो सकता है, लाजमी नहीं। आप अल्फा यूज करने के लिए, आप अल्फा फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ साइंस मत यूज कीजिएगा। अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो आपका आंसर गलत आएगा। यह है वो सिनेरियो कि जिसमें आपको एहतियात करनी है। लेकिन अगर हमें गिवन हो अल्फा, फर्ज करें हमें अल्फा गिवन हो 110 डिग्रीज और हमें बीटा फाइंड आउट करना हो, तो अब कोई मसला नहीं। टू साइड्स एंड एन अपोजिट एंगल गिवन है, बीटा फाइंड आउट करना है। ये साइड ग्रेटेस्ट साइड नहीं है ट्राइंगल की, इस साइड का अपोजिट एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 12.4 से पहले मौजूद है एक एग्जांपल, वो सॉल्व करता हूं आपको लॉ ऑफ साइंस का यूज समझाने के लिए। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 367, एग्जांपल 1। लॉ ऑफ साइंस किस तरह यूज होता है हम सीखने जा रहे हैं। हमें गिवन है टू एंगल्स अल्फा और बीटा, और आप देख सकते हैं कि एक एंगल की अपोजिट साइड हमें गिवन है। यानी जो मैंने आपको बताया व्हेन टू यूज, उसके मुताबिक क्राइटेरिया मुकम्मल हो रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अननोन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमें फाइंड आउट करना है एंगल गैमा, साइड ए और साइड सी। सबसे पहले इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए याद रखें कि आप एक रफ ट्रायंगल बना लें, आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आइए रफ ट्रायंगल बना लेते हैं। यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले एक रफ ट्रायंगल बना लें। आप बाकायदा लिख दें रफ ट्रायंगल। उसकी वजह यह है कि जो आपके एंगल्स होंगे वो लाजमी नहीं कि वो एक्यूरेट हों, आप चूंकि एक रफ फ्री हैंड डायग्राम आप बना रहे होंगे, सो इसलिए ये साथ लिखना जरूरी है। रफ ट्रायंगल, ए बी सी अकॉर्डिंग टू आवर यूजुअल नोटेशन। ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। दिस एंगल इज अल्फा, बीटा एंड गैमा। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले गैमा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने इसलिए कहा कि आपके पास दो एंगल्स मौजूद हैं। अब जब दो एंगल्स मौजूद हों तो थर्ड एंगल आप फाइंड आउट करते हैं। जी, हमेशा थर्ड एंगल फाइंड आउट किया जाएगा। हमारा यूनिवर्सल लॉ है किसी भी ट्राइंगल के लिए कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। फॉर गैमा आप हेडिंग दे लें फॉर गैमा।
एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमें गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू, स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू 35 डिग्रीज 17 मिनट्स, 35 डिग्रीज 17 मिनट्स माइनस बीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज 13 मिनट्स। सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए खास एहतियात, आप चेक कर लें कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। 180 माइनस 35 डिग्रीज 17 मिनट्स माइनस 45 डिग्रीज 13 मिनट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है 99 डिग्रीज 30 मिनट्स। 99 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। 3 अननोन एलिमेंट से, जिसमें से एक हमारे सामने आ चुका। अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स की, ए और सी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि क्या ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ए का अपोजिट एंगल अल्फा मौजूद है और एक पेयर मौजूद है बी और बीटा का। जब साइड और उसका अपोजिट एंगल मौजूद हो तो हम वो साइड फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसका अपोजिट एंगल भी मौजूद हो। आइए लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं। फॉर ए, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, हम यूज कर रहे हैं बी और बीटा का पेयर, बी ओवर साइन बीटा। ए के लिए हमारे पास बनेगा बी ओवर साइन बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू, स्टूडेंट्स बी की वैल्यू 421, साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 45 डिग्रीज 13 मिनट्स इंटू साइन ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स 35 डिग्रीज 17 मिनट्स। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को इकट्ठा हम कैलकुलेटर में फीड करेंगे। फ्रैक्शन 421, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 45 डिग्रीज 13 मिनट्स, और इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ 35 डिग्रीज 17 मिनट्स। वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एज 342.613, और मैंने इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया है। स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, गैमा पहले आ चुका, ए की वैल्यू भी आ गई। अब वैल्यू ऑफ सी के लिए क्या करें जी? वैल्यू ऑफ सी के लिए हमारे पास मौजूद होना चाहिए गैमा, और गैमा हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। सी के लिए मौजूद है गैमा। अब एक पेयर और होना चाहिए साइड और उसके अपोजिट एंगल का, बी और बीटा भी मौजूद है, अल्फा के साथ ए भी आ चुका, यानी हम कोई भी पेयर यूज कर सकते हैं। फॉर सी, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन था बी और बीटा, हम उसे यूज कर लेते हैं। बी ओवर साइन बीटा, यहां से सी की वैल्यू होगी बी ओवर साइन बीटा
इंटू साइन ऑफ गैमा। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। बी की वैल्यू हमारे पास थी 421 और बीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज 13 मिनट्स। गैमा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने मालूम की थी 99 डिग्रीज 30 मिनट्स। अगेन इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में फीड करके वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप अगर इस हाफ को सिर्फ सॉल्व करेंगे, लाइक 421 को अगर आप डिवाइड कर देंगे इससे, तो आप वैल्यू लिखेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके, फिर आप उसे साइन ऑफ 99 डिग्री 30 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरर आएगा। आप कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर फीड करेंगे तो आपका एरर कम आएगा। फ्रैक्शन 421 डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 45 डिग्रीज 13 मिनट्स मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ 99 डिग्रीज 30 मिनट्स के साथ। We have value of C as 585.011। स्टूडेंट्स, हमें एक ऑब्लिक ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स गिवन थे और उन 3 एलिमेंट्स को यूज करते हुए हमने लॉ ऑफ साइंस की मदद से फर्दर 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को समझने के बाद, यानी लॉ ऑफ साइंस का यूज समझने के बाद, आप एक्सरसाइज 12.4 के तमाम प्रॉब्लम्स बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। आप अब खुद सॉल्व कीजिएगा। वैसे मैं आने वाले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 12.4 का एक और प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करूंगा, लेकिन एक और अंदाज से। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।